हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम जो कंपनी लेकर आए हैं आपके सामने, वो एक ऐसी हिडन मल्टी बैगर है, बहुत लेस स्टॉक्ड है, लेकिन इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इस कंपनी को क्यों ना इसको स्टडी किया जाए, क्यों ना इसमें स्टडी करके इन्वेस्टमेंट किया जाए। एक ऐसी कंपनी जो कि ऑटो सेक्टर में, ईवी सेक्टर में, एरोस्पेस में, डिफेंस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अग्रेसिव है, प्लांट पे प्लांट लगा रहे हैं, इंडिया में भी है प्रेजेंस इनकी प्लांट्स की, विदेश में प्लांट लगा रहे हैं और अभी हैवी बाइंग चल रही है म्यूचुअल फंड्स की। और इस कंपनी को जो स्टार्ट किया है, वो भी एक ऐसे टेक्नोक्रेट हैं जो कि आईआईटी मद्रास से जिन्होंने इंजीनियरिंग करी और आईआईएम बैंगलोर से उन्होंने अपना मैनेजमेंट डिग्री किया और 40 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज की कंपनी को बिल्कुल आज के एनालिसिस को बिल्कुल मिस ना करिएगा। और बहुत अच्छा एक स्पेशल कंपनी है जिसको हम आज लेकर आए हैं, बहुत कम इसके बारे में बात की जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। हाँ, अभी तक चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को जो हमारा चैनल है स्टॉक्स बेसिस को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वीकेंड एक ऐसे ही कंपनी का एनालिसिस लेके आते हैं। और हमने प्लेलिस्ट बनाई है इसमें कि हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट एजुकेशंस को भी डिस्कस करते हैं। तो प्लीज और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो सनसेरा, जो कि हम बताते थे आपको कि ये एरोस्पेस डिफेंस दोनों में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी और आईसी इंजन में कैटेगरी में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही स्पेशल कैटेगरी के पार्ट बनाते हैं और मोनोपोलिस्टिक पार्ट है कि वो पार्ट ऐसे हैं कि जो कोई नहीं जल्दी बनाता है और वो उनका उसमें उस एरिया में मोनोपोली है। तो सनसेरा से मैंने बोला कि इनको 34 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मिस्टर वासन ने कंपनी को स्टार्ट किया था और उनको 40 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 34 प्लस ईयर्स से कंपनी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मार्केट में। और 16 प्लस इनके स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 16 लास्ट ईयर तक थी, एक और जुड़ चुकी है इस साल। उन्होंने डिफेंस के लिए और एरोस्पेस के लिए एक डेडिकेटेड फैसिलिटी को बैंगलोर में इन्होंने स्टार्ट किया है। तो अब 17 प्लांट हो गए इनके, 8,000 से ज्यादा मैन पावर काम करती है। तो बहुत स्पेशल कंपनी है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है आज का, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कंपनी को लेके, क्योंकि मुझे ये कंपनी जो मिली है, तो मुझे लगा कि आपके सामने ज़रूर एक डिटेल वीडियो लाना चाहिए और हमें इसको स्टडी करना चाहिए कि आप भी मुझे बताएँ कि अगर आपको ऑलरेडी इस कंपनी के बारे में मालूम था या आप इस कंपनी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे या आपको कंपनी के बारे में मालूम चल के आपको बहुत अगर ये कंपनी अच्छी लगी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हम आगे वीडियो को शुरू करते हैं। और मार्केट कैप अभी इसका जस्ट 5000 करोड़ है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये भी स्मॉल कैप में है। इसको मीडियम कैप, लार्ज कैप काफ़ी दूर तक जाना है, क्योंकि जिस हिसाब से ये इंफ्रा लगा रहे हैं, तो काफ़ी ये बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने की संभावना है। तो हमेशा तरह हम लोग शुरू करेंगे, कंपनी के बारे में देखेंगे, मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेगेटिविटी भी बताएँगे स्टॉक की कि इसमें इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या-क्या नेगेटिव्स हैं जो हैं दोबारा। कितना अच्छा एक आप जो भी ऑटोमोटिव कंपनी से है वो समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा शॉप फ्लोर है कि जो किसी भी कस्टमर के लिए एक अच्छा वो मान सकते हैं। और रोबोटिक्स इस पे काम कर रहे हैं, कोई मैन पावर काम नहीं कर रही, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं मैन पावर इस पे काम नहीं करती, लेकिन इन्होंने ऐसे-ऐसे सेल्स बनाए हुए हैं जो कि रोबोटिक सेल्स हैं और बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन फाइबर्स के साथ में काम होता है। और बहुत ही डेडिकेटेड ये पार्ट्स बना रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स बनाते हैं। और इनको जैसे हमने बताया कि इनको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन भी है, तो जो कि एक प्राइडफुल होता है कि जो हर किसी कंपनी को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एम्प्लॉइज को भी सेटिस्फेक्शन है और काम भी बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं, कस्टमर्स भी इसमें सेटिस्फाइड हैं। तो जैसे हमने बोला कि इसमें इनके 17 प्लांट हो चुके हैं, तो 16 प्लांट्स इंडिया में हैं और वन एक प्लांट इनका स्वीडन में है। तो आप देख सकते हैं इनके प्लांट कहाँ-कहाँ हैं। नॉर्थ में अगर बात करते हैं तो मानेसर में है, गुड़गांव के पास में मानेसर है, उसमें है, पंतनगर में, मेहसाना गुजरात में है, चाकन पुणे में है और बैंगलोर में बिजाजी में 9 प्लांट है, तुमकुर में 3 प्लांट है और 1 प्लांट इनका जो है वो है स्वीडन में। और सारे प्लांट फंजिबल प्रोडक्शन लाइन से, मतलब इंटरचेंजेबल है। आप ऑटो, नॉन ऑटो सब में इसके पार्ट्स को बना सकते हो, तो बड़ी फंजिबल लाइन्स हैं। तो जो जो अपने आप में एक पॉइंट अच्छा रखते हैं।
हम देखते हैं कि पार्ट्स क्या-क्या बनाते हैं। मैं थोड़ा फ़ास्ट चलूँगा क्योंकि कंपनी के बारे में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो को, क्योंकि बहुत जगह मेरे को एक इनपुट आता है कि हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखें। लेकिन मेरा कहना ये है कि म इन्वेस्टमेंट डिसीज़न लेना कोई ईज़ी चीज़ नहीं है। आप किसी कंपनी के नाम चेक काट रहे हो, चेक काट के आप उसमें ये इसलिए उसको चेक काट रहे हो कि आपको वो चेक रिटर्न करेगा और थोड़ा ऐड करके करेगा। उसमें आपको उसमें अर्निंग्स करके उसमें उसको रिफंड करेगा। लेकिन हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए। कि मैं क्या तो कहूँगा कि हम मैंने तो आपको बता दिया इस वीडियो में, लेकिन आप उसके बाद भी खूब डिटेल में इसका रिसर्च कीजिए। उसके बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो आपको बहुत टाइम तक उस अमाउंट को ब्लॉक करना होता है, जिसके कारण आपको देख सकते हो कि ये कंपनी, तो आप उस अमाउंट को ब्लॉक करोगे तो ही आपका वो इन्वेस्टमेंट है वो उस कंपनी के काम आएगा, वो उसको आगे बढ़ाएँगे और आपको रिटर्न में वापस करेंगे। तो अब इसके प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट में टू व्हीलर्स में आप देखिए, आईसी इंजन्स में आप देखिए सस्पेंशन पार्ट्स, इंजन इंजन पार्ट्स, ड्राइव लाइन पार्ट्स। तो जो ऑटोमोटिव सेक्टर से हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं मेरे फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स हैं, अगर वो हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये पार्ट कितने क्रिटिकल होते हैं। क्रैंकशाफ्ट बनाना, कनेक्टिंग रोड बनाना, रॉकर आर्म्स बनाना, ये एक ईज़ी सेक्शन में नहीं आता है। हमेशा हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं। तो और ये ईज़ी पार्ट्स नहीं है कि हर कंपनी इसको बना ले। तो ऐसे कैटेगरीज़ में ये पार्ट्स में हैं और मोनोपोलिस्टिक पार्ट्स हैं, जैसे कि क्रैंकशाफ्ट की पूरी असेंबली बनाते हैं, बैलेंसर शाफ्ट है, आर्म रिले हैं, और ये पार्ट इतने क्रिटिकल पार्ट्स ये लोग बना रहे हैं। आईसी इंजन की बात है, ट्रांसमिशन पार्ट्स, इंजन पार्ट्स ये लोग बनाते हैं, चेसिस के पार्ट्स बनाते हैं, इनपुट शाफ्ट वगैरह बना रहे हैं, लीवर शाफ्ट वगैरह बना रहे हैं, स्प्रॉकेट्स बना रहे हैं। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं। ईवी में अगर हम आते हैं, ईवी के अंदर, फोर व्हीलर ईवी के अंदर ये क्लच असेंबली के पार्ट बना रहे हैं, ट्रांसमिशन पार्ट्स बनाते हैं, पिनियन, गियर, मोटर, काउंटर ड्राइव्स हैं, क्रिटिकल पार्ट्स हैं सारे। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेकिंग के पार्ट्स आते हैं, ब्रेकिंग काफ़ी क्रिटिकल में आता है। उसके लिए क्रैंकशाफ्ट, गाइडेड बुश ये बना रहे हैं, इंजन पार्ट्स ये बनाते हैं। एरोस्पेस, बहुत ही डिफिकल्ट स्पेस, हम हमेशा जानते हैं कि एरोस्पेस है और डिफेंस है। उसमें कोई पार्ट अगर बना सकता है, उसका तो ऑडिट क्लियर करना भी हर किसी कंपनी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन ये एयरबस 380 वगैरह और इनका सबके लिए ये पार्ट्स बनाते हैं, और उनमें आप देख सकते हो कि हर प्रकार के पार्ट्स हैं। एरो स्ट्रक्चर पार्ट्स हैं, लाइटिंग के पार्ट्स हैं, सीटिंग के पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, और इसमें इनके हाउसिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स एंड हाउसिंग्स हैं, इनके कार्गो पार्ट्स हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये पार्ट्स कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, और वो इनको एयर फोर्स को, एयरलाइंस को देते हैं, और डिफेंस में भी ये काफ़ी अब इसमें काम आ रहे हैं। ये ऑफ रोड व्हीकल्स के पार्ट्स हैं, अगेन वही इंजन पार्ट्स ही दे रहे हैं। तो काफ़ी क्रिटिकल है। हम आपको एक वाकया और बताते हैं इसके बारे में कि हमें जो मालूम चला, ये तो वैसे कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि इनके पार्ट्स बड़े मोनोपोलिस्टिक हैं, और ये अपना मार्जिन्स भी बनाए रखते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि मारुति का बिज़नेस इन्होंने वापस कर दिया था, कि क्योंकि मारुति, आप सब जानते हैं जो ऑटोमोटिव सेक्टर में, कि ओईएम्स जो हैं, वो बिल्कुल भी मार्जिन्स नहीं देते हैं टियर 1 को, तो इन्होंने लो मार्जिन पे काम करना उनको मना कर दिया था। मारुति मैनेजमेंट काफ़ी नाराज़ हुई थी, लेकिन अंततः उनको भी सनसेरा की बात माननी पड़ी, और उनको उनके मार्जिन्स दिए गए, क्योंकि ये पार्ट की कॉम्प्लिकेसी ऐसी है कि हर कोई इस पार्ट को बना नहीं सकता है, और ये नंबर 1 है इन अपनी कैटेगरीज़ में इन पार्ट्स को बनाने में। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स की पूरी लिस्ट है। जो अब जो नया प्लांट बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 17वाँ प्लांट इन्होंने बनाया है, और वो बनाया है हम सबका अभी के लिए जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो चल रहा है, डिफेंस और रेलवेज़। तो आप जानते हैं कि इस टाइम मार्केट में जो बूम आया हुआ है डिफेंस को लेके और रेलवेज़ को लेके, तो ये भी कंपनी पीछे नहीं है। डिफेंस और एयरोस्पेस के लिए इन्होंने डेडिकेटेडली एक नई फैसिलिटी लगा दी है बेंगलुरु में, जिगानी होबली में, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, जिगानी होबली में, बेंगलुरु में इन्होंने एक नई फैसिलिटी डाली है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि वो है 1,40,000 स्क्वायर फीट कवर एरिया है। 2/3 इसको यूज़ करेंगे ये एरोस्पेस के लिए, और 1/3 इसको यूज़ करेंगे डिफेंस के लिए, और कोई ऑटोमोटिव वगैरह का इसमें कोई काम नहीं होगा। और इसके अंदर ये बहुत ही एक बड़ी बात है, और इन्होंने एक एमएमआरएफआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि रडार्स बनाती है। उस वो रिसर्च, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है फॉर नेक्स्ट जनरेशन रडार्स बाय लेवरेजिंग मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जो ये रडार्स बनाती है, उसके साथ इन्होंने एक डील साइन की है, 21% उसका स्टेक लिया है 200 मिलियन अमाउंट से, और वो उसको 51% तक उसको ले जाने का पॉइंट रखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी कितनी एग्रेसिव है। डिफेंस में, एरोस्पेस में, रडार्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसमें सब में है। और होना क्यों? क्योंकि इसका अगर हम मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट पे आते हैं हम इस पे, इसका जो मैनेजमेंट है काफ़ी इंटेलेक्चुअल, डेडिकेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन्होंने इसको शुरू किया, तो ये है मिस्टर एस शेखर वासन,
जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 40 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। इन्होंने ही इस कंपनी को खड़ा किया। जैसे मैंने आपको बताया ये पीजीडीएम है आईआईएम बैंगलोर से और इन्होंने आईआईटी मद्रास से इन्होंने जो है वो अपना एमबीए किया सॉरी इंजीनियरिंग करी और पीजीडीएम इन्होंने एमबीए किया अपना आईआईएम बैंगलोर से। तो अगर ऐसे आप कॉलेज से पढ़ के आते हैं तो आप मान सकते हैं कि ये बैकअप में कितना स्ट्रांग है और उन्होंने ऐसी स्ट्रांग कंपनी को खड़ा किया और अब इसके इनके सारे जो स्टाफ है आप किसी को भी देख लिए वो बहुत ही एक जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आईआईटी बॉम्बे से ये भी एक्स बॉम्बे हैं एक्स आईआईटी बॉम्बे हैं आईआईएम बैंगलोर से हैं रेवती अशोक, समीर पुरुषोत्तम, कोई भी किसी प्रकार का आप देखोगे कोई इसमें रिलेटिव वगैरह का कोई इसमें ज़्यादा नहीं है लोग, सब एक प्रोफेशनल लोग हैं। एफआर सिंघवी, रौनक गुप्ता, ठीक है? प्रवीण चौहान सीईओ हैं, सीएफओ विकास गोयल है, 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। स्टैनली ब्लैक एंड डेकर में इन्होंने काम किया, मदरसन सुमी, काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है। सीईओ जो है इस टाइम कंपनी के बीआर प्रीतम है, 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। तो किसी को भी देख लीजिए ये सारे के सारे लोग जो हैं वो काफ़ी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं और हम देख सकते हैं कि ये जो एग्रेशन है कंपनी के अंदर, उसके पीछे इनका ये जो माइंड है वो सब ये लोग हैं और ये काफ़ी कंपनी को आगे ले जाने के लिए काफ़ी सक्षम है। तो ये था हमारा कंपनी का डिस्कशन जिसमें हमने कवर किया अभी तक कंपनी क्या करती है, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, मैनेजमेंट क्या है। अब हम इसके टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस को चलते हैं और हम इसके नंबर्स पे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पर हम लोग एक बेसिक समरी करते हैं पहले कि ये कंपनी क्या है। तो अभी मार्केट कैप 4979 मतलब कि 5000 करोड़ से कम है, तो ऑलमोस्ट हम इसको मान सकते हैं कि बहुत माइक्रो कैप टू स्मॉल कैप में है ये। स्मॉल कैप कंपनी है, करंट प्राइस 941 का चल रहा है, 998 का हाई है तो ऑलमोस्ट अपने हाई पर है। स्टॉक का पी आप देखिए 31.4 एक नॉमिनल पी है। अगर हम इसको डिफेंस लाइन से जोड़ते हैं तो बहुत नॉमिनल पी है क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी डिफेंस कंपनी को आप देख लीजिए, सबका पी 50, 60, 70, 80, 100 तक पहुंचा हुआ है। तो वैल्यूएशन बहुत इंक्रीज्ड है। लेकिन इन ये कंपनी अभी हम कह सकते हैं ये अभी अभी अंडर वैल्यूड है या नॉर्मल वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं हुई है जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग 35.2 प्रमोटर होल्डिंग में मैं जाऊंगा अभी कि प्रमोटर होल्डिंग आपको कम लग रही है, मुझे भी कम लगी थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि प्रमोटर्स स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो स्ट्रांग बाइंग कर रहे हैं, पब्लिक के पास शेयर ज़्यादा नहीं है। शेयर जो है वो है डीआईआईज़ के पास में, म्यूचुअल फंड्स के पास में। मैं आपको सीधा वहीं लेके चलता हूँ पहले। आप ये देखिए, डीआईआईज़ को देखिए आप, इन्होंने कैसे आपसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। 12.56% था डीआईआईज़ का, 17% हुआ, मतलब 1 साल में इन्होंने 17 किया, अब 24 कर दिया है जून तक इन्होंने। आप डीआईएस में देखिए कितना भर-भर के ये लोग इसकी इंक्रीज़ में अपना पैसा लगा रहे हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस सभी लोग अपना स्टेक काफ़ी बढ़ा रहे हैं। एलआईएफएल, फोकस इक्विटी फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फंड। तो आप ये देख सकते हो कि हम जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, वो पैसा कहाँ पे आके लगता है और इन कंपनीज़ के अंदर इन इन स्मॉल इन फंड्स कंपनीज़ के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफ़ी पीपल लोग होते हैं वहाँ पर कि जो कि रिसर्च करते हैं, अच्छी कंपनीज़ को लाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी में इन्होंने इसको कंपनी को ढूँढा होगा, काफ़ी बात की होगी मैनेजमेंट से तभी ये लोग इतना स्टेक लगा रहे हैं। तो क्यों नहीं हम इसमें डायरेक्ट स्टेक लगा सकते हैं? जस्ट ये मेरा एक ओपिनियन है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। एफआईआईज़ को देखिए आप इसमें काफ़ी अच्छा स्टेक है, 30% तक का स्टेक है एफआईआईज़ का। प्रमोटर्स है जो कि स्टेबल बने हुए हैं 36-35% के ऊपर और पब्लिक का आप देखिए कितना सा है, पब्लिक का जो शेयर है ओनली 8 टू 10% पे है। तो फ्री फ्लोट बहुत कम है, तो काफ़ी चांस होते हैं जब फ्री फ्लोट नहीं होता है शेयर्स का तो शेयर्स में बहुत जल्दी जो है चढ़ाव जो है हाई जो है वो अच्छा बन सकता है। तो इसलिए ही हमने इसी पॉइंट को देखते हुए हमने वापस वहीं चलते हैं इसलिए हमने अपने थंबनेल पे कहा था कि हम इसका जो प्राइस है, हम इसका जो प्राइस है वो फोresee कर रहे हैं आने वाले टाइम में कि बहुत जल्दी ये 30 टू 35% बढ़ेगा और हमने 1300 को जो टारगेट दिया है, अभी जो कंपनी का प्राइस है 941 का हम इसको चार्ट से समझा सकते हैं आपको। कि चार्ट में हम बता रहे थे आपको कि अगर प्राइस यहाँ पर है अभी 940 950 के आसपास है और इसमें जो रिदम बन रहा है प्राइस टू अर्निंग्स भी है और ईपीएस आप देखिए ईपीएस काफ़ी बढ़ता जा रहा है 29.97 पहले 28 पे था 29 है और अभी जैसे रिजल्ट नया अगर आएगा और काफ़ी इन्होंने अगर ईपीएस को अपने को बढ़ाया तो और थोड़ा पीई में अगर इंक्रीज़ मिलेगा, तो मेरा पूरा ये उम्मीद है, बाकी आई मे बी रॉन्ग बिल्कुल, लेकिन मेरी उम्मीद है कि ये प्राइस जो है वो 30% ज़रूर इंक्रीज़ होगा आने वाले 6 से 8 महीने में और अगर कोई कोई शेयर अगर 6 टू 8 मंथ्स में 30% देता है, तो आप ये मान लीजिए एनुअलाइज़ रिटर्न कितना है और उसको आप कंपेयर कर लीजिए एफडी या इंडेक्स फंडिंग से, तो आप ये इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि इस शेयर में कितना स्ट्रेंथ है। बाकी आई मे बी रॉन्ग एनी टाइम
बाकी हम उसको किस बेस पे हम कह रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। तो मेन काम हम जब बताते हैं कि प्राइस कैसे बढ़ता है, प्राइस इज़ इक्वल टू प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग्स। अर्निंग्स बढ़नी चाहिए, अर्निंग बढ़ेंगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा। तो अर्निंग्स क्या होती है? नेट प्रॉफिट आप देखिए 82 करोड़, 98 करोड़, थोड़ा बढ़ा, फिर 128 करोड़, फिर 150 करोड़ और 159 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। आप देखिए मार्च 2020 से ये एकदम इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। तो ये और अभी क्या कर रहे हैं, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी इन्होंने नया प्लांट डाला, सो 2023 में ये प्लांट डाला है, जो कि बैंगलोर में है डिफेंस के लिए। तो आप समझ सकते हैं अभी कैपेक्स लग रहा है। कैपेक्स जब इस पे अभी इन्वेस्टमेंट पे प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे इसमें से उसमें से ऑपरेशन एक्टिविटी होंगी, बढ़ेंगी, यूटिलाइजेशन प्लांट का बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगी, तो आप देखिएगा जो जो इन्वेस्टमेंट का प्रेशर है वो डाउन होगा, और जो इनपुट आएगा वो काफी अच्छा आएगा। तो इससे आप मान सकते हैं कि ये नेट प्रॉफिट बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप इसमें 18 20%, 18%, 17%, मतलब ये 17 से 20% के ऊपर ये आस-पास ये लोग काम करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑटोमोटिव में मैन्युफैक्चरिंग मिलना काफ़ी कम होता है। मैं आपको इससे एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि आप देखिए इसमें एक यूनो मिंडा कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिंडा सब जानते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है आज की डेट में। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। मिंडा को अगर हम देखते हैं तो आप देखो मिंडा को कि ये कितने मार्जिन्स पे काम करते हैं। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन देखो आप 5%, 7%, 11, 12, 11%, मतलब ये लगभग 3% से लेकर और 11-12% तक है। और वहाँ हमने अभी देखा सनसेरा का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो है लगभग 19-20% से लेकर 15% से लेकर ये ऑलमोस्ट 18-19% तक है। तो ये हम मान सकते हैं कि आप देखिए कि ये कभी हो सकता है जब आपके उस एरिया में मोनोपोली हो। उस एरिया में अगर मोनोपोली है तो आप ज़रूर ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इस कंपनी में काफ़ी स्ट्रेंथ है। और अभी देखो मार्केट कैप कितना है, 5,000 करोड़, और इसकी ही जो पीयर कंपनी है, जैसे मदरसन है, यूनो मिंडा है, संवर्धन मदरसन है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, सब 65,000 करोड़, 56,000 करोड़, 34,000 करोड़। तो अब इसको तो बहुत आगे जाना है और ये जाएगा ही। क्यों? क्योंकि अभी इसने 17 प्लांट लगा चुके हैं। 17 प्लांट से पूरी तरह यूटिलाइजेशन आना बाकी है। वो यूटिलाइजेशन जब आने लगेगा, तो इनका मार्केट कैप एकदम बढ़ना ही तय है। और इन्होंने अब डिफेंस सेक्टर में भी कदम रख लिया है, तो आप उससे समझ सकते हैं इसका वैल्यूएशन अगर डिफेंस की नज़र एक बार जाएगी, रडार पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो इस कंपनी को कौन है जो इस कंपनी को हम मान सकते हैं कि बढ़ने से रोक सकता है? क्यों रुकेगी ये कंपनी? तो उसके लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस कंपनी में। जैसे मैंने फाइंड किया, मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मेरे को बहुत मैं इस पे बहुत बुलिश हुआ। मुझे लगा कि मुझे ज़रूर इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और प्लीज़ अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है, तो अभी ज़रूर एक लाइक बटन प्लीज़ प्रेस कीजिए। हमें लाइक आप करते हैं, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और हमें हमें एक और स्ट्रेंथ मिलती है कि हम और अच्छी कंपनी सर्च करें, अननोन कंपनी हो, और वो आपको क्योंकि देखो जहाँ जहाँ कोई नहीं पैसा वहीं है जहाँ कोई नहीं। अगर सभी लोग उसमें चले गए तो सभी एक साथ अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हम लेके आते हैं ऐसी कंपनी जो हिडन है, स्ट्रेंथ है, और उसका जो मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है। वो कंपनियों को भी डूबने देंगे ही नहीं, तो फिर पैसा हमारा क्यों डूबेगा? अगर स्मॉल कैप कंपनी होगी, माइक्रो कैप कंपनी होगी, और प्रमोटर अच्छे होंगे, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, कंपनी का जो जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स है बड़े अच्छे होंगे, तो क्या पॉइंट है कि कंपनी जो है डाउन जाएगी। तो इसी बात पे प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम अब देखते हैं इसका थोड़ा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख रहे हैं इसमें। तो हमने ये 5 इयर्स का इसमें डाउनलोड किया है, आप भी देख सकते हैं। तो आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, 14,000 15,000, 19,000, 23,000। एबिटा परसेंटेज आप देखिए कि एबिटा जो आ रहा था कि इन मिलियन लाख में है ये। तो 34 करोड़, 38 करोड़ बढ़ता ही जा रहा है, 28, 34, 38। पैट मार्जिन ये मेन है, इसी से हमारा अर्निंग पर शेयर आता है पैट से। तो पैट आप देखो 799, 1099, 1319, 1483। तो इसके से हम मान सकते हैं कि पैट वगैरह सब काफ़ी अच्छा बढ़ा रहे हैं। आरओई अभी थोड़ा मुझे लगता है कि आरओई, आरओसी इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि मुझे 15% से ऊपर वाली आरओई, आरओसी पसंद है। लेकिन अभी इसमें जो है 13 का एक इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी आएगा, रिटर्न इक्विटी आएगी, क्योंकि अभी ये इन्वेस्टमेंट फेज़ में है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि एक बार स्टॉप होंगे, इनका इनका ऑपरेशन यूटिलाइजेशन ज़्यादा आएगा, तो आप मान सकोगे कि ये कंपनी रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी अच्छा करके देगी। और सबसे अच्छी बात देखिए, नेट डेब्ट टू इक्विटी
इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये डेट को कम करते जा रहे हैं। तो आप ये समझिए ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि वो जो प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग है वो कम है। कम क्यों है? क्योंकि वो अपने ऊपर डेट रखना नहीं चाहते हैं, तो वो अपने शेयर्स को निकाल रहे हैं, लेकिन शेयर्स को जो निकाल रहे हैं वो अच्छे हाथों में जा रहे हैं। इक्विटी देखिए वो भी काफ़ी कम है, इसका मतलब इनके ऊपर इंटरेस्ट का जो प्रेशर है वो भी काफ़ी कम है। तो इस तरह से हमने आपको ये फाइंडिंग के बारे में बताया, मैनेजमेंट के बारे में बताया, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस किया। अब हम नेगेटिविटी के बारे में जाते हैं, जो कि थोड़ा एक हमारा क्रिटिकल एरिया होता है, जिसको हमें लाना होता है कि ज़रूर उस कंपनी के बारे में कुछ ऐसा बताया जाए कि जो हमें लगा है कि ये नेगेटिव है। तो मुझे थोड़ा-सा जैसे आप सबको भी लगा होगा कि प्रमोटर होल्डिंग 35 है, हमारे इंडिया में तो होता है कि 60, 70, 75 होना चाहिए। तो लेकिन वो हर जगह ठीक नहीं होती। आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में और यूएस वगैरह कंपनी में जाके देखोगे, तो वहाँ तो प्रमोटर होल्डिंग होती ही नहीं है। 10%, 20% बहुत से बहुत होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर होल्डिंग हमेशा ही 50 या 60 से ऊपर हो। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का लो होने का रीज़न मालूम होना चाहिए, क्या उन्होंने क्या किया हुआ है? क्या वो एकदम से वो डिक्रीज़ होके बाहर तो नहीं जाने वाले हैं? तो ये साइन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लोग चाहते हैं कि प्रमोटर्स अपना होल्डिंग निकाल के और डेट को डिक्रीज़ किया जाए। और ये बिज़नेस कंसंट्रेशन थोड़ा मैंने इसमें देखा कि इसमें टॉप 5 कस्टमर से 54% आ रहा है, लेकिन हाई पीईजी रेशियो है, जो कि मेरे को लगा है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो पीईजी रेशियो को मुझे 1 से कम ही पसंद आता है। तो ये जो है प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो में थोड़ा अभी ग्रोथ कम है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट फेज़ में है, तो थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा। तो ये पॉइंट है हमारी साइड से। तो हम आगे अपने लास्ट पे स्लाइड पे, और तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है राहुल स्टॉक्स बेसिक्स। आप हमें अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करवा सकते हैं, पोर्टफोलियो की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कैसा पोर्टफोलियो चाहिए, कैसा कैसा रिटर्न चाहिए, हम आपको पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं स्टॉक्स बेसिक्स rahul@gmail.com पे, हम आपको पोर्टफोलियो बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी के साथ एनालिसिस के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।